Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन डिफाइन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स वेरियस काइंड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जूरिस्प्रूडेंस का, जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करना। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी इसको अपने लेक्चर्स के अंदर डिफाइन कर भी चुका हूँ। यहाँ पर हम इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे और इसका डिटेल रिव्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड बटन के ऊपर क्लिक करके, और साथ में बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एसेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। सेकेंडली, मैं अपने नोट्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से जाकर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक्स भी वहाँ पर दे दूँगा, जहाँ पर मैं सैटरडे और संडे को 3 घंटों के लिए ज़रूर आता हूँ। वहाँ पर स्टूडेंट से डिस्कशन होती है। अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलो, कम से कम 10 रुपये। फर्स्ट स्टेप, आपने मेरे लेक्चर्स की फ़ीस कम से कम 10 रुपये डोनेट करनी है एक लेक्चर की बस। सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स, डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स वेरियस काइंड, या डिस्कस इट्स वेरियस काइंड। जैसे कि मैं अपने पहले लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस एक नॉलेज ऑफ लॉ है, फिलॉसफी ऑफ लॉ है। ये बेसिकली इंसान को एक थॉरली सोचने का वे प्रोवाइड करता है कि आपने किस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या निकालना है, किस पॉइंट के ऊपर, किस फैक्ट के ऊपर आपने कैसे सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले पाकिस्तान के अंदर 302 अप्लाई थी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 302 एक कत्ल की एक दफ़ा है कि अगर आप किसी को इंटेंशनली कत्ल करते हो तो उसकी सज़ा क्या होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब कत्ल की रेशियो बढ़ी, जब जुराइम बढ़े, तो बम ब्लास्ट, बम धमाके करने वाले लोग भी आ गए। तो ज्यूरी से रियलाइज़ किया कि पहले तो हम अक्यूज़ को सज़ा ये देते हैं कि अगर आपने एक शख्स को कत्ल किया तो हम आपको भी सज़ाए मौत देंगे या कम से कम सज़ाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे। तो अब तो एक शख्स आता है और वो बाजार के अंदर खड़ा होकर बटन दबाता है और हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मार देता है। तो इसकी सज़ा ये नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज्यूरी से सोचा कि इसकी सज़ा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो, तो इसके लिए एक नया लॉ बना दिया, ATA 7, एंटी टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 7 इसके ऊपर अप्लाई कर दिया कि जो शख्स खौफ व हिरास फैलाएगा, ज़्यादा लोगों को कत्ल गारत करेगा, इलाके के अंदर, माशरे के अंदर एक तशद्दुद का, खौफ की फ़िज़ा बनाएगा, तो ऐसे लोगों के ऊपर ATA 7 नाफिज कर दी जाएगी। तो ये बेसिकली एक थॉट ऑफ माइंड है, आपको सोचने का एक वे प्रोवाइड करता है, एक थिंकिंग प्रोवाइड करता है जूरिस्प्रूडेंस कि जब आप जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज, लॉ के नॉलेज को आप जानते हो, पढ़ते हो, तो बहुत से आइडियाज़ आपके माइंड के अंदर जनरेट होते हैं। तो आप नए से नए जो सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सोल्यूशंस निकालते हो। नए से नई जो टेक्निक्स आती हैं, जो फैक्ट को नया सामने आ गया उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके ऊपर एविडेंस किस तरह की लेकर आनी चाहिए, उसके विटनेस कैसे हों, उसकी जो एविडेंस का म्यार है उसको कैसे आपने जांचना है, परखना है। तो बेसिकली लॉ के अंदर तमाम चीज़ों का जो नॉलेज है, थॉरली जो आपको मिलता है, वाइडली आपको जो इसका नॉलेज मिलता है, वो जूरिस्प्रूडेंस के बाद आपको हासिल होता है। आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद आपका माइंड वे ऑफ थिंकिंग के ऊपर गामजन होता है। तो जूरिस्प्रूडेंस एक फिलॉसफी ऑफ लॉ है, लॉ की एक फिलॉसफी है जिससे आप नए से नई चीज़ों को समझते हो, नए से नए प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो। मीनिंग्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका हूँ, इसका मीनिंग्स, जूरिस्प्रूडेंस इज अ फिलॉसफी ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर इसके मीनिंग है फिलॉसफी ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये भी मैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, फिर दोहरा देता हूँ। लीगल एक्शन, स्टडी ऑफ लॉ, लीगल क्वेश्चन विच इज डिफरेंट, लॉ आर बीइंग एनालाइज, एक्सप्लेन, ऑस्टन थ्योरीज, ये भी सभी कुछ मैं इसके अंदर बता चुका हूँ। मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम, इसकी जो काइंड्स हैं। 4 नंबर हेडिंग, काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसकी कितनी काइंड्स हैं? बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस की वैसे तो बहुत सी काइंड्स हैं, बट कुछ प्रोमिनेंट जो काइंड्स हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहली काइंड है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस या एनालिसिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस या एनालिसिस ऑफ लॉ या एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। Analytical jurisprudence is say that analytical jurisprudence deal with the analysis of principle of law. It is not concerned with the past gradually development of jurisprudence, and it is also not concerned with the goodness or badness of law. But its main purpose to analyze the law to the land which exists today or not. जो एनालिसिस करने वाली jurisprudence है, जो एनालिसिस करने वाले ज्यूरीज हैं, उनका मानना यह है कि लॉ हम जो ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा चलता आ रहा है, माजी से, पास से, हमारी हिस्ट्री से, हमने उसको नहीं मानना। बहुत से ऐसे लॉज हैं, फॉर एग्जांपल आज से 300 साल पहले तो अगर आप ट्रैफिक की वायलेशन करते थे तो चलान कोई नहीं था, कहाँ किसने वायलेशन वहां पर करनी थी, तो वहां पर गाड़ियां नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थे। आज से 300 साल पहले एरोप्लेन्स नहीं थे, हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। तो बहुत सी ऐसी जदीद चीज़ें आज से
कई साल पहले मौजूद नहीं थी, सैकड़ों साल पहले, जो आज मौजूद हैं, तो जिनको कंट्रोल करने के लिए नए लॉज की जरूरत पड़ी, नए लॉज को डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ी, उनको इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ी, उनको एप्लीकेबल करने की, डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ी। तो एनालिसिस और जो ज्यूरिस हैं, जो एनालिटिकल ज्यूरिस हैं, उनका मानना यह है कि जो सोसाइटी है ये कस्टम्स के ऊपर नहीं चलती, कल्चर्स के ऊपर नहीं चलती कि आप 500 साल पुराना लॉ उठाकर यहां पर एप्लीकेबल कर दो। मौजूदा दौर के अंदर जैसे हालात हैं उन्हीं हालात का एनालिसिस करके उन हालातों वाकयात को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर नए आपको लॉज बनाने पड़ेंगे जो इस माशरे और सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल हो। जो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उनके ख्याल के अंदर कस्टम जो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, जो दर्जा बदर्जा माजी से हमें मिलते हैं और हम उनको आगे इन्फोर्स करवा देते हैं, तो ये एक प्रॉपर वे नहीं है। तो लिहाजा आपको सोसाइटी के जो मॉडर्निज्म है, जो मॉडर्न लॉज है, मॉडर्न जो थिंग्स हैं, फैक्ट नए आते हैं, उनको एनालिसिस करके आपको नए लॉ बनाने चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए फायदेमंद साबित हो और सोसाइटी को आगे बेहतर ट्रैक के ऊपर चला सके, जुराइम को कंट्रोल कर सके, माशरे के अंदर एक चेक एंड बैलेंस ला सके। तो इनकी थ्योरी भी किसी हद तक ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पर मैं आपको काबिल जिक्र करता चलूं कि सभी ज्यूरिस की जो थ्योरीज हैं वो अपनी अपनी हद तक ग्रेजुअली ठीक है, दर्जा बदर्जा उनकी किसी न किसी जगह के ऊपर एग्जिस्टेंस ही है। तो सभी थ्योरीज पूरी तरह से किसी भी लॉ को फुलफिल नहीं करती, किसी भी लॉ को इंटरप्रेट नहीं करती, सोसाइटी के लिए वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। तो सभी ज्यूरिस की थ्योरीज जो है वो एप्लीकेबल हैं, बेस्ट हैं, बट वो फुली तौर के ऊपर किसी भी लॉ को, फुली तौर के ऊपर किसी भी सोसाइटी को फुलफिल नहीं करती। तो बहुत सारे ज्यूरिस को मिलाकर जो थ्योरी बनती है, हिस्टोरिकल व्यूज, एनालिटिकल व्यूज, साइंटिफिकल व्यूज, मॉडर्निज्म एटसेट्रा, तो डिफरेंट थ्योरीज को मिलाकर ही हम अपनी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लॉज बनाते हैं और उसको आगे एग्जिस्ट करवाते हैं। स्कोप ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसका स्कोप क्या है? एनालिसिस ऑफ लॉ, एनालिसिस ऑफ लीगल राइट्स, स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ लॉ, जो सोर्स ऑफ लॉ उसकी स्टडी करना, एनालिसिस बिटवीन सिविल एंड अदर फॉर्मल लॉज, एनालिसिस ऑफ द आइडियाज ऑफ द स्टेट, sovereignty, administration of justice, analysis of the theory of legislation of judicial precedent, investigation of theory of legal liabilities and civil and criminal laws। ये इसके कुछ स्कोप्स हैं जहां पर ये एप्लीकेबल होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, analytical jurisprudence is playing an important role a law because it brought an accuracy in legal thinking and legal terminology has also been provided by the analytical jurisprudence and all irrelevant terminology has also been excluded from law by analytical approach। इसकी इंपॉर्टेंस भी अपनी जगह के ऊपर काबिल कदर है, इसको भी इनकार इससे नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिन ब दिन नए से नए जो हमारे फैक्ट सामने आते हैं, नए लॉ सामने आते हैं, नई चीज़ें सामने आती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको चेक एंड बैलेंस के अंदर रखने के लिए हमें नए लॉज की जरूरत पड़ती है, हमें नए सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है, नई प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए। तो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी अपनी एक अहमियत है, ये भी माशरे के अंदर एग्जिस्ट करती है। सेकंड कैंडिडेट ज्यूरिस्प्रूडेंस की हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डील विद द ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड इट इज हिस्ट्री ऑफ द लीगल प्रिंसिपल एंड बिगिनिंग ऑफ लीगल सिस्टम। जो हिस्टोरिकल ज्यूरिस हैं इनका मानना यह है कि लॉ ग्रेजुअली डेवलप हुआ है और उसी को आगे लेकर हमने चलना है। मतलब जो माजी से लॉ हमारे पास आ रहा है, पास्ट से जो हमारे पास आ रहा है, हमें उसको प्रेजेंट के अंदर इन्फोर्स करवाना और फ्यूचर में उसको लेकर चलना है। तो इनकी थ्योरी भी किसी हद तक ठीक है। लाइक इनकी थ्योरी कैसे ठीक है? मजहब के मामला की हद तक, हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लाम के अंदर किसास, दियत, अर्श, दमन जैसे प्रिंसिपल्स हैं, एज ए पनिशमेंट अप्लाई किए जाते हैं। तो हम उनको बदल नहीं सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बेसिक इस्लाम का जो प्रिंसिपल है, जो हमें ग्रेजुअली मिला, डेवलप हुआ हिस्ट्री से, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमारा नमाज पढ़ने का तरीका, हमारी इबादत और चीज़ें, हमारा हलाल हराम खाना पीना, तो ये चीज़ें, हराम से हमारा इनकार, हलाल हमारा खाना पीना, तो ये चीज़ें हमें इस्लाम से ग्रेजुअली मिली। तो हम अब ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर हमारे ऊपर जो हराम है वो भी हलाल हो गया। नो, जो हमारे पर हराम था 1400 साल पहले वो आज भी हराम है। जो हमारे पर 1400 साल पहले जब हमारा जो मजहब जनरेट हुआ, जब हमारा मजहब क्रिएट हुआ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो जो चीज़ें उस वक्त बहुत से ऐसी कंजर्वेटिव लॉज थे, बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल लॉज थे जो उस वक्त एग्जिस्ट करते थे, हमने उन्हीं को अडॉप्ट किया, उनसे चेंज नहीं कर सकते। हम मॉडर्निज्म की तरफ नहीं जा सकते, हम उन लॉज के अंदर अमेंडमेंट या अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो हिस्टोरिकल जो ज्यूरिस है इनका भी व्यू अपनी हद तक किसी जगह पर ठीक है कि बहुत से लॉज आपको हिस्ट्री से लेना पड़ते हैं, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से, आपको अपने माजी से लेना पड़ते हैं, और इन प्रेजेंट उनको इन्फोर्स करवा के आप उनको फ्यूचर के अंदर लेकर चलते हो। हिस्टोरिकल ज्यूरिस मेंशन है यहाँ पर। स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल ज्यूरिस, लॉ डिफरेंट फ्रॉम इट बिगिनिंग टाइम, origin of law and development of legal principle which are necessary in legal system, the principle which legal principle has been established। जो जहाँ से लॉ आपका जनरेट होता है, जहाँ से लॉ शुरुआत हुआ, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना ज़रूरी है कि आपने अगर अपनी पहचान, अपनी सकाफत, अपने कल्चर्स को लेकर चलना, तो आपको उन प्रिंसिपल्स को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ, इसकी इंपॉर्टेंस भी अपनी जगह के ऊपर एज इट इज है। नेक्स्ट हेडिंग है जी एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन होते हैं और ये ज्यूरिस क्या है, इनका मानना क्या है? एथिकल ज्यूरिस, जैसे कि एथिकल अपने वर्ड से इखलाक से जाहिर हो रहा है,
एथिकल जूरिस्ट का मानना है कि जो लॉ एक तहजीब है, एक इखलाक है, एक मैनर है, एक रिस्पेक्ट है। इसकी आपको एक बड़ी मिसाल जो है वो जापान के अंदर मिलेगी। एक एग्जांपल उनकी देता हूं कि जापान के अंदर बड़ा ये जो वो एथिक्स को बहुत मानते हैं। मतलब अगर आप उनसे मुलाकात करें तो आपको झुककर सलाम करेंगे और तब तक झुक के रहेंगे जब तक आप खड़े नहीं हो जाते। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें एक वाकया बताया। मेरा एक दफ़ा जापान के अंदर जाना हुआ तो एक मेरी वहाँ की एक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट से मुलाकात हुई तो वो झुके रहे। अब मुझे ये था कि जब ये उठेंगे तब मैं भी अपने सर को ऊपर उठाऊंगा। तो कहते कोई 20 मिनट का टाइम गुजर गया, ना वो उठे ना मैं, तो इवेंचुअली फिर मुझे ही उठना पड़ा। तो ये एक एथिक्स से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल एक और इसकी फ्रेश एग्जाम्पल दूं कि अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हो, जैसे जज साहब ऑनरेबल जस्टिस कोर्ट के अंदर आते हैं तो फौरन जो वकला साहिबान है वो इस तरह से झुक कर उनको सलाम पेश करते हैं। जज साहब भी रिस्पेक्ट के अंदर वकला साहिबान को ऐसे ही झुक कर सलाम करते हैं। तो ये है एथिक्स, डिकोरम ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जो डिकोरम है, कोर्ट के जो एथिक्स है। सेम इसी तरह से बहुत से डिपार्टमेंट्स के एथिक्स और हैं। कहीं पर आपको खड़े होकर मिला जाता है, कहीं पर आपको हक करके मिला जाता है, कहीं इस्लाम ली जाती है। तो एथिक्स जो है ये भी सोसाइटी का एक लाजमी हिस्सा है, ये भी एक लॉज के अंदर शामिल है। और बहुत सी जगहों के ऊपर तो जो एथिक्स हैं ये एक लॉ की सूरत के अंदर इंप्लीमेंट है कि अगर आप उन एथिक्स को फुलफिल नहीं करते तो आपने इलीगल जो एक्ट है वो कमिट किया, तो जिसके लिए आपको पनिश या फाइन किया जाएगा। एथिकल जूरिस्ट कौन कौन से हैं? Bentham, Hobbes, Kant, etc. Scope of ethics: the concept of law, relation between law and ethical manners, study of ethical manners in order to maintain administration of justice. Other kinds of jurisprudence, कुछ इसकी और काइंड्स भी हैं। इनके अलावा ये जो मैंने आपको बताया, इनके अलावा कुछ और काइंड्स भी हैं। सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, सोशियोलॉजी डील करती है सोशल जूरिस्प्रूडेंस से। सोशल जो जूरिस्ट है उनका मानना यह है कि सोसाइटी के अंदर नई से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। वो जब नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है तो उनको उनके मुताबिक लॉज बनाना, उनके मुताबिक इंप्लीमेंट करवाना। अगर उनसे कोई प्रॉब्लम देखिए, लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब प्रॉब्लम आती है तभी उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। ये नहीं हो सकता कि फेसबुक जो है वो आज आई और इसका सोल्यूशन आज से 200 साल पहले ढूंढ लिया। नो, जब फेसबुक आई तो ये एक सोशल ऐप थी, इससे बहुत से फायदे भी हुए, लोगों के आपस में कनेक्शन बढ़े, राब्ते बढ़े, लोगों की मसरूफियात के अंदर। आप वकील हैं, जज हैं, पुलिस वाले हैं, आप किसी और डॉक्टर हैं, आप सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं। जैसे आप अपने ऑफिस में आते हैं, अपनी फेसबुक ऑन करते हैं, जो भी आपके सोशल हल्का अहबाब के अंदर लोग मौजूद हैं, उनकी पिक्स आती है, आप उनको लाइक करते हो, तो एक इनडायरेक्ट कनेक्शन अभी मौजूद है। अगर ये ऐप फॉर एग्जांपल ना होती, एक मिसाल ले लेते हैं, तो आपको अलग से कॉल करने का तो टाइम मिलना नहीं था, और इतने लोगों से कॉल करने का बार बार उसके ऊपर टाइम का भी ज़िया और पैसे का भी ज़िया, और इतना आप कोई भी आप में से विला था होगा नहीं कि जो हर वक्त कॉल्स के ऊपर लगा रहे। तो इन ऐप्स ने हमारे सोशल हल्का अहबाब को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे दोस्तों को हमारे करीब रखा। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, ऑफिस में बैठकर अपने दोस्तों की पिक्स को लाइक कर लेता हूँ, कमेंट्स दे देता हूं, अपने अजीज़ो कारब की पिक्स को लाइक कर लेता हूं, तो उनसे क्या होता है, एक इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहता है आपका उनके दरमियान में। तो इन जहां तक इन सोशल ऐप्स ने आपको एक प्लेटफॉर्म फराहम किया, जहां पर आपको उन्होंने एक साथ जोड़ा, वहीं पर कुछ इनके इश्यूज भी आए, यहां से प्रॉब्लम्स ने भी जनरेट लिया। तो जब प्रॉब्लम्स ने जनरेट लिया यहां से, जब प्रॉब्लम जनरेट हुई यहां से, तो फिर इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढे गए। जैसे कि यहां पर हरासा करना, लोगों की पिक्स को वायरल करना, लोगों को सोशली वायरल करना, सोशली लोगों को हरासा करना, किसी के साथ कांटेक्ट करना, किसी को तंग करना, डिस्टर्ब करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, मैसेज भेजना। तो फिर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे लॉज हैं वो बनाए गए। तो जो सोशल जूरिस्ट है वो कहते हैं कि सोशल जो एक्टिविटीज है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, वो मास्टरी की जरूरत है, लेकिन जैसे सोशल एक्टिविटीज आए उनके लिए एक प्रॉपर और एक कंप्रीहेंसिव लॉज भी बनाए जाए ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, लोगों को उनके बेनिफिट्स मिल सके। कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ सिस्टमों से मिलकर जो जूरिस्ट बनता है, इसको भी बहुत से जूरिस्ट ने लाइक किया कि सिर्फ एक ही सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर सकते। आप सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, आप एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, दोनों को मिलाकर या हिस्टोरिकल को या एथिकल को मिलाकर एक नया जूरिस्ट बनाए, एक नया स्टडी ऑफ लॉ बनाए, एक नया प्लेटफॉर्म बनाए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी मिल सके, लोग एक ही सिस्टम के बाउंड होकर, एक ही सिस्टम के अंदर कैद होकर न रह जाएं। सिंथेटिक जूरिस्प्रूडेंस जो है ये तरतीब दिया हुआ है, इम्तजाज से लिया हुआ है। Synthetic jurisprudence deal with the fact it is necessary to determine the true for all aspect. Jurist is study of legal principle including their historical, sociological, analytical. तो ये भी सिंथेटिकल jurisprudence भी कंपैरेटिव jurisprudence से डील करता है। बहुत से jurisprudence जो नॉलेज ऑफ jurisprudence है वहाँ से मिलकर एक नया नॉलेज, एक नया jurist जो है ये इंट्रोड्यूस करवाता है। अमेरिकन रियलिस्टिक है, अमेरिकन का मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि वो एथिक्स को, वो जो है और बहुत सी चीज़ों से इनकारी हैं। तो अमेरिकन जो रियलिस्टिक है वो सपोर्टेड है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के, एंड दे फोकस ऑन द डिवीजन मेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। वो कहते हैं कि जो कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से डिसीजन आ गया इट्स इनफ है, और वो सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस को भी पसंद करते हैं।
और उसके बाद उनका जो ज़्यादा मानना है वो कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर है। वो कहते हैं कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से कोई डिसीजन आ गया तो ज़रूरत नहीं किसी भी और जूरिस्ट की या किसी भी और जूरिस्प्रूडेंस की, तो ये इनफ है माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए। स्कैंडिनेवियंस जूरिस्प्रूडेंस, स्कैंडिनेवियंस जूरिस्प्रूडेंस जो है ये अमेरिकन रियलिस्टिक्स के मुखालिफ हैं। ये पुराने लॉज को कंसिडर नहीं करते। ये कहते हैं कि पुराने लॉज के बाद जब नया लॉ आ गया तो वो इट्स इनफ है, आप उसको लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर डिटरमाइन ना करें, ना ही उसको अपने माइंड के अंदर रखें। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लोड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना और मेरे लेक्चर्स को अपने तमाम सोशल ग्रुप्स के अंदर, अपने हल्का अहबाब के अंदर शेयर करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पेज के ऊपर बिल्कुल भी मत भूलें। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।